हॉट बॉडी जो गरम गरम होते हैं उनसे इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, नॉट नोरा फतेही। और ये ह्यूमन आई से डिटेक्ट नहीं कर सकते, मतलब आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपकी एक्स इन वेव्स को डिटेक्ट कर सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू आदित्य क्लास। सो आज इन द रैपिड प्रेप सीरीज जे नीट एसेंशियल्स हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्लास 12 फिजिक्स का सबसे आसान चैप्टर, बहुत छोटा भी है, बहुत आसान भी है। तो आज हम करेंगे इसको इन वन शॉट, बिना किसी टाइम पास के। चलिए तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे पहली चीज़ आती है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का ओरिजिन हुआ था जब मैक्सवेल अपनी स्टडीज़ कर रहा था। मैक्सवेल ने अपनी जो रिसर्च थी, जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स में एक फ्लॉ दिखाया। फ्लॉ क्या था कि अभी हमने इससे पहले वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट्स पढ़ी हैं, वहाँ पर हमने ये पढ़ा था द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, मतलब एक करंट पढ़ा, करंट के बाद हमने जब मैग्नेटिज्म वाली यूनिट पढ़े, वहाँ पर हमने पढ़ा कि ड्यू टू करंट चार्ज चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड ड्यू टू चार्ज चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज की वजह से बनती है वो चेंज हो रही है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो मैक्सवेल ने कहा कि भाई ये तो उल्टा भी होना चाहिए, कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होनी चाहिए। बिकॉज ऐसे इनका जब एक तरफा रिलेशन है, दो तरफा होना चाहिए ना, सिर्फ एक तरफा वन साइड रिलेशनशिप थोड़ी है कि एक तरफ उसको देख रहा है तो लड़का देखता रहा, और लड़की बस लड़की को पता भी नहीं ऐसा कुछ हो रहा है। रिलेशनशिप है तो दोनों तरफ की होनी चाहिए। मैक्सवेल ने ऐसा कहा। अब उसके लिए कुछ प्रूफ चाहिए था, तो मैक्सवेल ने क्या करा, मैक्सवेल ने ना एक कैपेसिटर लिया। अब इस कैपेसिटर को आगे सोर्स से कनेक्ट किया, एंड इसमें चार्ज धीरे धीरे करके बिल्डअप होता है। जैसे चार्ज बिल्डअप होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी ड्यू टू चार्ज, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा करंट बनेगा, करंट से बन जाएगी एक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो बीच वाला रीजन है जहाँ पर धीरे धीरे करके एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। देखो ऑब्वियसली जब चार्ज है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनी। तो एम्पेयर ऑब्जर्व्ड दैट इस वाले रीजन में, बीच वाले रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रही है ड्यू टू चेंज ए मैग्नेटिक फील्ड। एंड जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना बंद हुई, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी वो भी बंद हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इज प्रेजेंट, बट उसके साथ एक और फील्ड भी थी, मतलब जो तो एडिशनल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ड्यू टू चार्ज एक है बट थोड़ी ज़्यादा मिल रही थी, जो चार्ज से मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा फील्ड मिल रही थी ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ पर चार्ज पूरा हुआ कैपेसिटर के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ग्रो होनी बंद हुई, चेंज होनी बंद हुई, एंड हेंस जो करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई थी वो भी कम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही थी वो कम हो गई। इस जो यहाँ पर जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, उस वाली टर्म को जो नाम दिया गया था मैक्सवेल के द्वारा, वो था डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो यहाँ पर हुआ क्या, E = Q/ε0 आया। ये तो हमने पहले पढ़ा, Q/ε0 एक कैपेसिटर के लिए होता है, phi = E.A होता है। यहाँ पर हमने मान लिया cos थीटा को E और A दोनों की डायरेक्शन, मतलब E एंड परपेंडिकुलर टू A की डायरेक्शन एक ही है, cos 0 हो गया। यहाँ पर अगर मैं इस वाली इक्वेशन में E की वैल्यू ये वाली डालूँ तो ये बन गया Q/ε0, A से A कट गया, Q/ε0 बचा। इसको डिफरेंशिएट करें तो dφ/dt = कांस्टेंट, dq/dt बचा, dq/dt होता है करंट। तो यहाँ से आया करंट = ε0 वहाँ पे मल्टीप्लाई ε0 dφ/dt। ये वाला करंट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्स्ट्रा वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई थी वो जनरेट हुई। अब आगे बढ़ें तो डिस्प्लेसमेंट करंट से हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब डिस्प्लेसमेंट करंट जैसे मैक्सवेल ने ऑब्जर्व किया, तो अब डिस्प्लेसमेंट करंट से वो पहुँच गया एम्पेयर सर्किटल लॉ पर। एम्पेयर सर्किटल लॉ में कहा गया था कि टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज पाथ इज 0। ये एम्पेयर सर्किटल लॉ था, टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज पाथ इज यूज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो B.dl = μ0I, यहाँ पर I था टोटल कंडक्शन करंट। अब इस टोटल कंडक्शन करंट के अंदर अब मैक्सवेल ने अपनी एक जब रिसर्च करी तो मैक्सवेल कह रहा मेरा नाम डालो यहाँ पर, क्योंकि ये वाला फ्लो आ गया, एक फ्लो आ गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आई नहीं है। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा करंट भी बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आई के साथ आई डी भी आना चाहिए था। तो अब मैक्सवेल ने जब इसको चेंज करवाया कि भाई इसको फॉर्मूला गलत है, इसको सही करो, तो सही के साथ उसने एम्पेयर सर्किटल लॉ में अब अपना नाम जोड़ दिया, एम्पेयर मैक्सवेल लॉ क्रिएट कर दिया। वो बन गया ये सेम फॉर्मूला, बस आई की जगह I+ID आ गया, एक टर्म हमारे पास एडिशनल ऐड हो गया। अब ये चार मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं, दीज इक्वेशन आई एम टेलिंग यू कि ये चार इक्वेशन आपकी 80% ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करती है, सच में।
आप 11th को तो चलो 11th में तो आती है, बट 12th क्लास की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ग्रेजुएशन में जब आप बीएससी या बीटेक कर रहे हैं वहाँ पर भी जो फिजिक्स आती है, मास्टर में जितनी फिजिक्स आती है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप पढ़ेंगे ये 4 इक्वेशन 80% आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ट्रस्ट मी। अब देखिए मैक्सवेल ने क्या करा, पहले तो गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, E डॉट ds इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें मैक्सवेल ने कुछ नहीं करा, सिर्फ अपने नाम में इक्वेशंस में जोड़ दिया। मैग्नेटोस्टैटिक्स में B डॉट ds 0 था, ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कुछ चीज नहीं आया। चेंज कहाँ आया, यहाँ पर फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ था वहाँ पर उन्हें पूरे लॉ को मॉडिफाई किया और उसका पूरे को E एंड B के टर्म्स में लिख दिया। मतलब जो पूरा लॉ था उसका, फैराडे का लॉ क्या था, तो फैराडे का लॉ था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड आ गया यहाँ पर और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ गया यहाँ पर। ये फैराडे का लॉ में मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में लिख दिया। और ये मैक्सवेल एम्पियर लॉ जो अभी अभी मॉडिफाई करके आंसर आया, उसके यहाँ पर आई लिखे एक्सप्रेशन को बस ओपन करके लिख दिया है। ये 4 इक्वेशन आपके पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कवर करते हैं। आगे बढ़े तो यह प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, ट्रांसवर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के हमेशा 90 डिग्री पे चलती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे चल रही हैं। दूसरी चीज़ आप देखो तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट मैक्सिमम मिनिमम एट द सेम टाइम, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का सेम टाइम पर आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पर आप और देखें कि लास्ट वन, हाँ, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई एंड बी ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ई एंड वेव्स। तो अगर अब मैं कहूँ कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है एंड मतलब एक्स एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे है, तो आई डॉट जे बनता है कि आप ऐसे ही आई जे के को ऐसे लिखिए, आप यहाँ पर ऐसे क्लॉक वाइज जाएंगे तो ये पॉजिटिव आंसर देता है, एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे नेगेटिव देगा। मतलब अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप मतलब एक्स एक्सिस पर है एंड मैग्नेटिक फील्ड के कैप मतलब जेड एक्सिस पर है, तो जो आंसर आएगा वो जे कैप आएगा नेगेटिव का, मतलब जो ई एम वेव है वो माइनस वाई एक्सिस पर ट्रैवल करेगी। और इसकी प्रॉपर्टीज देखो तो अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो उससे सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। लेकिन अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन की 2 कंडीशंस होती हैं, या तो जो पार्टिकल है जो एक्सेलरेट कर रहा है वो अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यूसली चेंज करे या फिर वो अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करे। एक्सेलरेशन हमने 9th क्लास में पढ़ा था, सिर्फ 2 कंडीशंस में क्रिएट होती है। तो उन दोनों केस में एक्सेलरेटिंग या ऑसिलेटिंग, जब डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती है। अब वेलोसिटी देखिए हम वेव्स की, तो वेलोसिटी होती है v इक्वल्स टू 1/ε0 ε0 परमिटिविटी ऑफ मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ε0 इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर किसी मीडियम के अंदर गए तो वहाँ पर म्यू एम एंड ई एम आ जाएगा और ये फ्री स्पेस की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़िए और प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी, तो डी इज नॉट रिक्वायर मैटेरियल मीडियम ऑफ प्रोपगेशन, एयर में वैक्यूम में हर जगह ये ट्रेवल कर सकते हैं, रास्ता नहीं चाहिए साउंड की तरह। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिपेंड ओनली ऑन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटीज या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, और किसी चीज़ पर नहीं। वेलोसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक में सी से कम होती है ऑब्वियसली, क्योंकि थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है वहाँ पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक फील्ड में बराबर डिस्ट्रीब्यूट है। वो लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माँ है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड 2 बच्चे हैं, उसने अपनी प्रॉपर्टी को पूरी एनर्जी को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, कोई लाडला नहीं है। तो यू ई होता है हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर, यू बी एनर्जी डेंसिटी, ये हमने दोनों में पढ़ी थी, और ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं और टोटल एनर्जी इज इन दोनों का सम, टोटल एनर्जी डेंसिटी इज इन दोनों का सम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी अनचार्ज इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक फील्ड से ये जो डिफ्लेक्ट नहीं होते, अपना रास्ता नहीं बदलते, सीधे अपने लक्ष्य का भेदन करते हुए ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आगे अगली प्रॉपर्टी, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है। अब फोटोन का मतलब जो एनर्जी वाला पार्टिकल होता है जिसमें एनर्जी चलती है एक वेव की, वो फोटोन होता है। फोटोन का रेस्ट मास 0 है, स्टिल एक वेव के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है। मोमेंटम इज गिवन बाय p इक्वल्स टू u बाय c, u मतलब टोटल एनर्जी बाय c उसकी स्पीड। तो देखिए जी, मोमेंटम तो होता है p इक्वल्स टू u बाय c। अब अगर कोई एक EM वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक सरफेस पे जाके गिरे,
अब गिरने के बाद वो मोमेंटम को ट्रांसफर करेगी। अब मोमेंटम ट्रांसफर करने के दो केस बनते हैं। दो केस क्या क्या बनते हैं कि या तो जो वेव गिरी सरफेस पे वो पूरी तरीके से उसमें अब्जॉर्ब हो जाए या उससे टकरा के वापसी आ जाए। अब्जॉर्ब होने का मतलब कि जैसे आप ज़मीन पे पानी गिरा तो वो पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाता है, टकरा के वापसी आएगी। जब मैं बॉल दीवार पर फेंकी वो मेरे पास वापसी आ जाती है। अगर अब्जॉर्ब हो रही है तो वो अपना पूरा का पूरा मोमेंटम u/c सरफेस को ट्रांसफर करते हैं। अगर वो रिफ्लेक्ट होकर वापसी आई तो क्या हुआ, इधर को गई एंड देन वापसी आ गई। तो पहले प्लस ए एंड देन माइनस पी, डिफरेंस कितना आया प्लस पी माइनस पी इज 2p। तो मतलब 2u/c मोमेंटम वो उसका जो सरफेस पे जाएगा होगा। मतलब अगर सरफेस पे अब्जॉर्ब हो गई तो u/c मोमेंटम, मतलब अगर वो सरफेस पे गिरी तो u/c मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द सरफेस, एंड अगर वो सरफेस पे रिफ्लेक्ट होकर वापसी आ गई तो 2u/c मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द सरफेस, एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेव ऑन द सरफेस इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अगर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो पूरे स्पेक्ट्रम मतलब सीरीज ऑफ वेवलेंथ, तो यहाँ पर होती हैं R, M, I, V, U, X, G। ये सारी वेव्स होती हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। R मतलब रेडियो वेव्स, M मतलब माइक्रोवेव्स, I मतलब इंफ्रारेड रेज, V मतलब विजिबल लाइट, U मतलब अल्ट्रावायलेट, X मतलब एक्स रेज, एंड G मतलब गामा रेज। कुछ जगहों पर इफ़ आप यहाँ से आगे बढ़ें, यहाँ तक तो ये 12th क्लास तक की का स्कोप है। इसके आगे पढ़ें आप तो यहाँ पर कॉस्मिक रेज भी आती हैं, लेकिन आपके लिए अभी नीट जेईई मेंस या CBSE लेवल पर इतने कॉस्मिक रेज का भी आपको नहीं पढ़ना। इसके लिए ये पूरी सीरीज में आप देखो तो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इंक्रीजिंग एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव इज डिक्रीजिंग। मतलब नीचे जाते जाते वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एनर्जी भी बढ़ रही है, और ऊपर जाते हैं मतलब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ती है, एनर्जी कम होती है। वेवलेंथ को याद करने की एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताऊँ तो आप चालू कीजिए विजिबल लाइट से। विजिबल लाइट हो गया 700 से 400 नैनोमीटर। 700 ऊपर लिखो, 400 यहाँ पे लिखो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 नैनोमीटर। आगे 1 इधर, यहाँ पर 10 की पावर -3, 1 यहाँ पर 0.1, एंड दिस इज लेस देन 0.1। ओके, एंड सॉरी, दिस इज ग्रेटर देन 0.1 एंड दिस इज लेस देन 10 की पावर -3। अब ऊपर वाले 2 मीटर, उसके बाद वाले 2 मिलीमीटर, एंड बाकी सारे के सारे नैनोमीटर, नैनोमीटर 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 एंड नैनोमीटर। ये पूरा का पूरा तरीका है एक स्पेक्ट्रम को याद करने का। अब ये स्पेक्ट्रम जब भी आप याद करेंगे तो इसमें आपको यहीं से विजिबल से चालू करना। देखो स्पेक्ट्रम जो होता है ना EM वेव्स का, ये फिक्स नहीं होता। मतलब अगर ये आप बाउंड्री देखो तो अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसके रेंज मिलेगी, अलग अलग बाउंड्रीज मिलेगी। तो इसकी जो बाउंड्री होती है वो फिक्स नहीं होती कि 400 से 401 पे चला जाऊँगा तो मेरे को अल्ट्रावायलेट मिल जाएगी, मैं 399 पे चला जाऊँगा तो UV रेज मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, ओवरलैप करता है इनका कुछ ना कुछ रीजन। इस वजह से ये आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा टू रिमेंबर। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c/λ। इस रिलेशन से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की रेंज। ये याद करना आसान है, देन यहाँ से फ्रीक्वेंसी की रेंज निकालना काफ़ी कंपैरेटिवली आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चंस में काफ़ी यूजफुल रहेगा। आगे जितनी भी वेव्स लिखी हैं यहाँ पर, हर एक वेव का ये पूरा का पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो इस पूरे में आपको प्रोडक्शन, डिटेक्शन एंड यूजेस लिखे हुए हैं हर एक वेव के। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बट इसके अलावा आपको सिर्फ यूजेस याद करने हैं। वो CBSE लेवल आपको 3 यूजेस याद करने हैं, वही आपके पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे कि इंफ्रारेड रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज। जो गर्म होते हैं उनसे इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, नॉट नोरा फतेही। और ये ह्यूमन आई से डिटेक्ट नहीं कर सकते, मतलब आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपकी एक्स इन वेव्स को डिटेक्ट कर सकती है। आगे बढ़ें तो विजिबल लाइट, इसके यूजेस तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। आप जितनी भी चीज़ें देख पा रहे हैं वो सब विजिबल लाइट की वजह से ही है। आगे अल्ट्रावायलेट रेज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय वेरी हॉट बॉडीज़, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, वो यूवी रेज प्रोड्यूस करते हैं।
लार्ज अमाउंट ऑफ यूवीज आर हार्मफुल टू ह्यूमंस, ग्लोबल वार्मिंग, सन से स्किन कैंसर हो जाता है। आगे एक्स रेज प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली स्टॉप्ड बाय मेटल ऑफ हाई एटॉमिक नंबर। एक्स रेज की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, हमारी बॉडी में आसानी से घुस जाते हैं ये एंड घुसने की वजह से क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को स्कैन कर सकते हैं, जैसे एक्सरे निकाला जाता है बॉडी का हड्डियों में फ्रैक्चर वगैरह देखने के लिए। गामा रेज इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, जितनी वेव्स हमने पढ़ी उनमें इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होने की वजह से गामा रेज अगर हमारी बॉडी से टकराती हैं तो हमारी बॉडी को बर्न करके इसके आर पार जा सकती हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है गामा रेज के अंदर। आगे एक लौता डिवाइस जो हमें पढ़ना है इसके अंदर वो माइक्रोवेव ओवन। कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कुछ नहीं है इसकी, सिर्फ एक जनरल सी बात कि जो माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे कि माइक्रोवेव ओवन जो होता है ना, माइक्रोवेव ओवन के अंदर से माइक्रोवेव्स निकलती हैं। माइक्रोवेव ओवन के अंदर कभी भी आप देखो तो जो पार्टिकल रखते हैं, जो भी हम यूटेंसिल रखते हैं, वो यूटेंसिल कभी भी मेटल का नहीं होता, वो पोर्सिलिन का होता है या प्लास्टिक का भी रख सकते हो या कोई सा भी ऐसा मेटल जो माइक्रोवेव फ्रेंडली हो बट मेटल ना हो। क्यों? क्योंकि माइक्रोवेव से मेटल आयनाइज हो जाएगा एंड जब आप उसको वापसी निकालोगे तो आपको खाने से पहले करंट मिलेगा। तो इस वजह से यूटेंसिल्स मेटल के नहीं रखे जाते, पोर्सिलिन या माइक्रोवेव फ्रेंडली रखे जाते हैं। उसके बाद जिसके अंदर खाना रखा है वो कभी भी पूरा ड्राई नहीं होता, उस खाने के अंदर कोई ना कोई लिक्विड कंपोनेंट ज़रूर होता है। लिक्विड कंपोनेंट की वही हीट हो रहा है। जब माइक्रोवेव इससे टकराते हैं तो माइक्रोवेव इसको एनर्जी देते हैं। एनर्जी कब देंगे? जब वो रेजोनेंस में आएंगे, मतलब माइक्रोवेव पहले जाकर वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उसको वाइब्रेट करवाते हैं। जैसे ही उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मैच करती है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ माइक्रोवेव्स, फ्रीक्वेंसी मैच होते ही वो रेजोनेंस की कंडीशन बन जाती है और फ्रीक्वेंसी मैच होते ही वो सारी की सारी एनर्जी दे देता है, अपनी जो माइक्रोवेव है वो अपनी सारी एनर्जी दे देता है टू द फूड पार्टिकल। इस वजह से वो हो जाता है गर्म। ऐसे काम करता है एक माइक्रोवेव। आगे बढ़े तो दो क्वेश्चन है इसके एंड यहाँ पर हम चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो एक जनरल इक्वेशन होती है एक वेव की, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन kx प्लस ओमेगा टी, वेयर E नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब पीक वैल्यू, k इज द वेव वेक्टर, k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा होता है एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। अगर आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, सेम b के लिए भी इक्वेशन होती है, तो b इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 साइन 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 t टेस्ला दे रखा है। जे वाली तो हो गई बी नॉट, आगे ये हो गई ए की वैल्यू, ये हो गई ओमेगा की वैल्यू। हमें निकालना है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। इसको 2 पाई बाय लैम्डा से कंपेयर करो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इसको 2 पाई न्यू से कंपेयर करो, न्यू की वैल्यू आ जाएगी। दोनों चीज़ आ गई, पहला बार सॉल्व। ई की एक्सप्रेशन निकालनी है तो ई इज इक्वल्स टू बी सी। ई बी सी याद रखो, तो जहाँ से ई नॉट इज इक्वल्स टू बी नॉट सी आता था, ई नॉट हमें निकालना है तो ई नॉट हो गया बी नॉट सी। बी नॉट क्या था? 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू सी, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 की पावर 8, ये हो गया 6 इंटू 10 की पावर 1 मतलब 60। ये आ गया ई नॉट 60। आगे वाली चीज़, ये वाली पूरी चीज़ सेम है क्योंकि EMF की प्रॉपर्टीज इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज, तो ये पूरी चीज़ सेम रहेगी एंड इसकी एक्सप्रेशन बन जाएगी 60 साइन 0.5 इंटू 10 की पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 11 t एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। ये आखिरी चीज़ फॉर टुडे इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एम्पलीट्यूड ऑफ v इज इतना, ये आ गया e नॉट। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इतनी, जिसका हमें कोई यूज ही नहीं है। वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग द z एक्सिस, मतलब कि कैप पे चल रही है, इसका भी कोई काम नहीं है। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? एवरेज एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कांस्टेंट एरिया गिवन हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। ई इज इक्वल्स टू बी सी से आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं E/c करके।
जहाँ से ई नॉट गिवन है, बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली इस एक्सप्रेशन में आंसर डाली, ये भी आ जाएगा, ये सेम आएंगे। मैंने आपसे कहा था दोनों में बराबर एनर्जी होती है और इन दोनों को प्लस कर दो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी, सारी चीज़ें फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड फॉर जेईई मेंस, नीट, सीबीएसई, सीयूईटी एंड ऑल द एग्ज़ाम्स कवर हो चुकी हैं। इसके अलावा कहीं पर भी कोई क्वेश्चन नहीं बचता। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जेईई मेंस, नीट, सीबीएसई, जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके PYQs करिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।